हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आज की हमारे इस टॉपिक की 12वीं क्लास है। तो अब तक जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, चलिए अब अपनी आज की क्लास की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई थी, कहीं जाना पड़ गया था, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, दोनों में से कोई सी क्लास नहीं हुई थी, ना तो केमिस्ट्री की हुई थी ना ही पॉलिटी की हुई थी। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक क्या पढ़ रहे थे या कहाँ तक छोड़ दिया था जो हम पढ़ रहे थे। तो हम लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि जो निर्देशक तत्व हैं उनका क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है, मतलब उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 18 पॉइंट्स हैं, तो हम 10 पॉइंट्स कवर कर चुके थे। तो उसके आगे का जितना भी है आज की क्लास में उसको निपटाएंगे। और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा जो चौथा भाग है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके अलावा इसके बाहर के जो निर्देश है उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर स्टार्टिंग से आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हर एक आर्टिकल में क्या क्या है, एक तरीके से आपको कि जिससे आप रिवाइज हो जाए, आपका क्विक रिवीजन के फॉर्म में वो भी आपकी क्लास हो जाएगी मंडे में। तो मंडे में ये वाला जो टॉपिक है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्यूसडे से हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स तो हमने कवर कर ही लिए थे, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ। तो आज हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं। तो 11वें पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब कि ग्राम, तालुका एवं जिला स्तर पर को चालू किया गया। मतलब जो त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत राज व्यवस्था है इसको चालू किया गया, ताकि किस लिए, ताकि गांधी जी का सपना ही हर गांव गणतंत्र हो साकार हो सके। मतलब जो गांधी जी ने एक सपना देखा था कि हर गांव गणतंत्र हो, उसको वो साकार हो सके। साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 1992 के अंदर को इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया। मतलब जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें क्या हुआ कि जो पंचायती राज संस्थान है इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए और अधिक इनको प्रभावी बनाया गया, मतलब इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, फिर 12वां क्या आता है, 12वां पॉइंट आता है कि शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों एवं प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि जो सरकारी नौकरियां हो गई या फिर शैक्षणिक संस्थान है जिनमें रिजर्वेशन होता है, तो उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं निकाय में, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है या जनजाति से संबंधित है या कमजोर वर्ग हैं, उनकी सीटों को सुरक्षित किया गया। ओके, रिजर्वेशन वाली बात आई इसके अंतर्गत। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नया नाम दिया गया। जो अस्पृश्यता अधिनियम था 1955, उसको क्या नाम दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के अंदर इसको नया नाम दिया गया। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है, उसको अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया। ठीक है, अत्याचार जो होते थे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए, तो जिससे कि अत्याचार ना हो उनके साथ, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया और उसको प्रभावी बनाया गया। ताकि किस लिए किया गया, ताकि उन्हें शोषण से मुक्त और सामाजिक न्याय मिले, ताकि उनका शोषण न हो और उनको सामाजिक न्याय मिले। अब आगे इसमें है कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई।
अब क्या हुआ, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1990 में। उसके तहत जो अनुसूचित जाति हैं और जनजातियां जो हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। एक एक क्वेश्चन जहां भी आ रहा है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो ये बोल देते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके, आगे है, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। किस लिए? ताकि उनके जो हित है उनकी रक्षा हो सके। बाद में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में इस संयुक्त आयोग को दो पृथक निकायों अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में फिर इसको बांट दिया गया। ओके, तो इन आयोगों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें कुछ सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन भी करूँ भी कहाँ से, जब सारी चीज़ें आपको बस अपने दिमाग में ही रखनी है, सारी चीज़ें याद ही रखनी है क्रोनोलॉजी वाइज, तो वो मैं सारा आपको बताती चल रही हूँ। आगे इसमें क्या है, 12 की क्लॉज मतलब 12 का जो ए पार्ट है उसमें क्या है कि अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया। जो अनेक जो राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग थे उनका गठन समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके सामाजिक, शैक्षणिक और जो आर्थिक हित हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए किया गया। ठीक है, इनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? इनके अंतर्गत शामिल है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। अब आगे इसमें बताया गया है पुनः क्या हुआ, पुनः 102वां संशोधन अधिनियम आया 2018 में। तो उसने क्या किया, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग जो पिछड़ा वर्ग आयोग है को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। जो 102वां संशोधन हुआ अधिनियम आया और इसके प्रकारों का विस्तार किया और साथ ही साथ क्या किया, इसके जो प्रकार है मतलब जो इसके कार्य वगैरह हैं, जो भी इसका वर्क है उसका और अच्छे से विस्तार किया। अब 12 का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बताया गया है, 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों, जिसको हम EWS के नाम से जानते हैं, तथा भारत सरकार के असैन्य पदों एवं सेवाओं में की। मतलब जो EWS का जो आरक्षण है 10% तक का, उसकी क्या की व्यवस्था की। और इस आरक्षण में लाभ क्या था, इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण से आवृत नहीं है। EWS का लाभ किसको मिलेगा, जो लोग अनुसूचित जाति में के अंतर्गत नहीं आते, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनके अलावा और लोगों के लिए ये आरक्षण आया। ठीक है, इसमें आगे क्या कहा, इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। अब इसको लागू कब किया गया, 103वां संशोधन अधिनियम आया था 2019 के अंदर, तब इसको क्या किया गया, तब इसको लागू किया गया। अब इसका 13वां पॉइंट है, तो वो क्या हमको बताता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है। अब जो आपराधिक जो प्रक्रिया संहिता है राज्य की जो लोक सेवा में जो कार्यकारिणी है उसको क्या करती है, जो विधिक सेवा से उसको विभक्त करती है। और इसमें आगे क्या बताया गया है, इसमें आगे बताया गया है इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी, मतलब इस विभाजन से पहले क्या था, जो जिला प्राधिकारी थे जैसे कलेक्टर हो गए, उपखंड अधिकारी हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सब विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। लेकिन इसके तहत क्या किया गया, इनको पृथक कर दिया गया। अब आगे क्या है, मतलब विभाजित कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि विभाजन के बाद जो विधिक शक्तियां हैं, विधिक शक्तियों को इन कार्यकारी से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब विभाजन के बाद जो विधिक शक्तियां थी, जो विधि से रिलेटेड जो शक्तियां, पहले तो सब कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार जो थे इनके हाथों में ही थी, लेकिन फिर अलग कर दिया गया जो विधि से, मतलब जो कानून संबंधी जितनी भी शक्तियां थी उनको जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में सौंप दिया गया, जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण
में काम करते हैं। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब 14th पॉइंट आता है हमारा, 14वां पॉइंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 को राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के स्थानों के संरक्षण हेतु प्रभावी बनाया गया। अब जो प्राचीन है हमारे प्राचीन भारत में जो भी ऐतिहासिक संस्मारक है, मतलब या स्मारक वगैरह हैं या पुरातत्वीय स्थल हैं, जो अवशेष वगैरह हैं, तो इनके तहत क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया और उसको क्या किया, राष्ट्र के महत्व के लिए संस्मारकों के स्थान को संरक्षित कर दिया गया। मतलब कि जिससे उसको कोई और जो जनता है भारत की या कोई लोग हैं उसको हार्म ना कर सके। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या आता है। अगला पॉइंट हमको बताता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। इसके अलावा खतरनाक बीमारी, जो बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, फाइलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, गलघोटू हो गया या जापानी बुखार आदि को क्या किया गया, समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई। इनको समाप्त करने के लिए क्या की गई, विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो 16वां पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें गाय हो गई, बछड़े हो गए या फिर बैल आदि हो गए, उनको काटने पर उनका जो मीट वगैरह होता है वो मार्केट में बिकता है, तो उससे संबंधित क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया या रोक लगा दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है कि कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तात्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू गई। मतलब जो भी 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए पेंशन आदि की भी व्यवस्था क्या की गई, शुरू की गई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि भारत में गुटनिरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। भारत देश के अंदर जो गुटनिरपेक्ष की नीति होती है या फिर पंचशील की नीति है, उसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनको क्या किया गया, अपनाया गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निर्देशक तत्वों को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। मतलब इतने सारे कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, किसके तहत, निर्देशक तत्वों के तहत, क्योंकि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही ये सब काम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण क्या है, इसके कारण है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, मतलब इतना पैसा नहीं है, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, इसके जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां वो इसके प्रतिकूल नहीं है, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। ठीक है, इसके क्या है रीजन, ये हैं। तो आई होप आपको जो ये निर्देशक तत्व हैं उनके क्रियान्वयन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर समझ आ गया है तो भी बताना, और क्लास को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको ये जो चैनल है इसका लिंक प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। आपके जो भी सजेशंस हैं या मेरी कहीं कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, या जिसको लगता हो आपको कि जो और इम्प्रूव की जा सकती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।